हेलो बच्चों। तो बेटा आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं डिफ्रैक्शन में अपना सेकंड लेक्चर। फर्स्ट लेक्चर में हमने कुछ क्वेश्चन किए थे और मेलस लॉ तक कंटिन्यू किया था ना। आज अपन थोड़ा सा देखेंगे कि रिफ्लेक्शन से पोलराइजेशन कैसे किया जा सकता है। तो जल्दी से हेडिंग डालो, पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन। आ जाओ, हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा पोलराइजेशन ऑफ लाइट बाय रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के थ्रू लाइट का पोलराइजेशन कैसे कर सकते हैं, इस पर थोड़ी सी बात करेंगे। देखो, जैसे मान लो कि ये कोई सरफेस है ना, दो सरफेस को अलग करने वाला कोई एक इंटरफेस है। तो मान लो इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स म्यू1 है, मान लो इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स म्यू2 है। मान लो यहाँ पे एक नॉर्मल तरह से ले लिया, इस पे एक लाइट आई, अनपोलराइज लाइट, तो ये ऐसे होगी ना, इसमें ऐसे कुछ लाइट आएंगे, दिस ऐसे परपेंडिकुलर कंपोनेंट और ये पैरेलल। तो ऐसा देखा गया कि जब ये लाइट मान लो किसी एंगल आई पे आई, तो जब ये रिफ्लेक्ट होकर के गई, तो जो इधर कंपोनेंट गया रिफ्लेक्ट होकर के, जब इसमें ये वाले कंपोनेंट हल्का सा डोमिनेट करने लगे, जो पैरेलल कंपोनेंट थे वो थोड़ा सा कम हो गए, परपेंडिकुलर कंपोनेंट की संख्या इसमें बढ़ गई, और जो लाइट रिफ्लेक्ट होकर के मीडियम के अंदर आई दिस, उसमें पैरेलल बढ़ गए। ऐसे इसमें परपेंडिकुलर वालों की संख्या थोड़ा सा घट गई। और जब अपने पास किसी लाइट को इंटरफेस पे ऐसे गिराया गया, तो ऐसा पाया गया कि कुछ लाइट का पार्ट रिफ्लेक्ट हुआ, कुछ लाइट का पार्ट रिफ्रैक्ट हुआ, और जो लाइट का पार्ट बेटा रिफ्रैक्ट हुआ अंदर आया यहाँ पे, उसमें पैरेलल कंपोनेंट डोमिनेट कर रहे थे, और जो लाइट का पार्ट रिफ्लेक्ट होकर के इधर गया, ये एंगल आई पे, क्योंकि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से दोनों बराबर होंगे, इसमें परपेंडिकुलर कंपोनेंट डोमिनेट कर रहे थे। तो एक साइंटिस्ट हुए जिनका नाम था ब्रूस्टर, इन्होंने बार बार इस एक्सपेरिमेंट को रिवाइज करके देखा, और उन्होंने पाया कि किसी एक पर्टिकुलर एंगल पे जब लाइट गिरी, तो लाइट कंप्लीटली पोलराइज हो गई, और उस एंगल को उन्होंने एक नाम दिया, दैट इज कॉल्ड एज ब्रूस्टर एंगल या पोलराइजिंग एंगल, और उसके लिए एक फॉर्मूला ड्राइव किया। उन्होंने क्या किया, जब देखें यहाँ पे, इसी एक्सपेरिमेंट को उन्होंने बार बार किया, एंगल बदल बदल के किया। उन्होंने पाया कि कोई एक ऐसा सर्टेन एंगल मिला बेटा, दिस, ये म्यू1, ये म्यू2, उनको एक ऐसा एंगल मिल गया दिस, जिसपे जब ये अनपोलराइज लाइट आई, तो मान लीजिए एंगल है थीटा थी, उन्होंने देखा कि जो लाइट इधर गई है वो कंप्लीट पोलराइज है, और जो लाइट इधर आई है अंदर, वो पार्शियली पोलराइज है। इसमें ये वाले कंपोनेंट डोमिनेट कर रहे थे ना, उसमें एक दो परपेंडिकुलर वाले कंपोनेंट आए, बस ऐसा उन्हें मिला। ऐसा उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और उनको ये दिखाई दिया। उन्होंने पहले किसी जनरल एंगल पे गिराया था, वो देखा कि इधर डोमिनेट कर रहे थे, उन्होंने सोचा यार कि क्यों ना एंगल बदल बदल के किया जाए, और जब उन्होंने एंगल बदल बदल के किया, तो एक पर्टिकुलर एंगल उनको ऐसा मिला जिसपे लाइट जो रिफ्लेक्ट होकर के गई थी वो कंप्लीट पोलराइज हो गई। उन्होंने इस एंगल का नाम रखा, क्या नाम रखा बेटा, पोलराइजिंग एंगल। पोलराइजिंग एंगल या एंगल ऑफ पोलराइजेशन ज्यादा अच्छा शब्द होगा, एंगल ऑफ पोलराइजेशन, दिस नाम रख दिया उन्होंने। अब जब उन्होंने देखा ऐसा हुआ, तो उस टाइम उन्होंने कुछ और नोटिस किया। क्या नोटिस किया, उन्होंने कहा देखो यहाँ पे रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो अगर ये एंगल आई है तो ये एंगल भी आई होगा। उन्होंने इस एंगल को कह दिया थीटा। उन्होंने नोटिस किया कि जब ऐसा हुआ, तो दिस रे और दिस रे 90 डिग्री थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होगा, आपको याद करना पड़ेगा कि एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड रिफ्लेक्टेड रे दोनों के बीच का एंगल 90 है। मैं एक बार फिर से बोलता हूँ क्या, कि जब उन्होंने पोलराइजिंग एंगल पे लाइट को गिराया, उन्होंने पाया कि जो रिफ्लेक्टेड रे है ये वाली, और ये जो रिफ्लेक्टेड रे है ये वाली, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री हो गया ना। तो मेरे प्यारे बच्चे, अगर यहां से यहां तक का एंगल है थीटा पी,
और यहां से यहां तक का एंगल है 90। तो मैं कह दीजिए ये एंगल कितना होगा, एक स्ट्रेट लाइन पे टोटल एंगल कितना होता है 180। इन दोनों को जोड़ करके हो रहा है 90 प्लस थीटा पी, तो ये एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा। और जब ऐसा हुआ तो उन्होंने यहां से यहां स्नेल्स लॉ लगा दिया। स्नेल्स लॉ क्या कहता है, स्नेल्स लॉ कहता है म्यू वन साइन आई म्यू टू, ठीक है। तो म्यू वन यहाँ आ जाएगा साइन थीटा पी बराबर म्यू टू साइन 90 माइनस थीटा पी। लिख सकते हैं ना, आर की वैल्यू कैसे है, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। दिस इज म्यू वन साइन आई म्यू टू साइन आर, आई की वैल्यू थीटा पी और आर की वैल्यू है 90 माइनस थीटा पी। पक्की बात है। तो आ जाओ देखो क्या हुआ, दिस इज आ गया बेटा म्यू वन साइन थीटा पी इक्वल टू म्यू टू कॉस थीटा पी। तो बोल मेरे प्यारे बच्चे, देख इस कॉस को उठा के साइन के नीचे भेज, इसको इधर भेज। तो देख क्या आया, ये आया अपने पास tan थीटा पी, दिस इज म्यू टू, इसी को बोलते हैं ब्रूस्टर लॉ ना, दिस इज कॉल्ड एज ब्रूस्टर लॉ। और थीटा पी को कई जगह बोलते हैं एंगल ऑफ पोलराइजेशन या फिर बोलते हैं ब्रूस्टर एंगल, आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड एज ब्रूस्टर लॉ, कैसा डब्ल्यू होता है, ब्रूस्टर लॉ, ठीक है। एक लाइन में याद कर लो कॉन्सेप्ट, क्या कॉन्सेप्ट है कि tan थीटा p इज इक्वल टू म्यू टू बाई म्यू वन। और क्या क्या यहां से याद करना है कि एक एक ऐसा एंगल मिलेगा जिसपे जब लाइट गिराएंगे तो जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो कंप्लीटली पोलराइज हो जाएगी। और एक बात और कि जो लाइट पोलराइज होकर के इधर गई है उसमें कौन सा कंपोनेंट है, परपेंडिकुलर। तीसरी बात जो कॉन्सेप्ट है कि एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड के बीच का एंगल कितना है 90। तो चलो मैं सारे कॉन्सेप्ट यहाँ लिख देता हूँ, क्या नोट डाल करके या डीआर बॉक्स बना देता हूँ आपके लिए। ब्रूस्टर लॉ कहता है आपका tan थीटा पी म्यू टू बाई म्यू वन, दिस इज द फर्स्ट कॉन्सेप्ट, हैशटैग, ठीक है। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है कि एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड refracted ray is 90 degree when rays is incident at polarizing angle at थीटा पी लिख देता हूं, तुम समझ देना बेटा, ठीक है। तीसरा कॉन्सेप्ट क्या है कि जो रिफ्लेक्टेड लाइट है उसमें परपेंडिकुलर कंपोनेंट आया है, तो लिख लेंगे कि पोलराइज्ड लाइट contain perpendicular component, ठीक है ना। तो सिर्फ तीन बातें, क्या याद करना बेटा, ये फॉर्मूला, इनके बीच का एंगल 90 और जो लाइट पोलराइज होकर के गई है उसमें से परपेंडिकुलर कंपोनेंट, इस पूरे लॉ को बोलते हैं ब्रूस्टर लॉ। है तो कोई मैथमेटिक्स से प्रूफ नहीं मिलेगा आपको, जो देखा गया है उसको समझा है। अब इस पे क्वेश्चन आते हैं, इसको tan थीटा पी म्यू टू बाई म्यू वन पे, और जो क्वेश्चन करके देखें, चलो। तो क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन बन सकता है भाई, क्वेश्चन क्या बनेगा, म्यू टू पता हो म्यू वन पता हो tan थीटा पे निकालना हो। आ जाए क्वेश्चन दूं मैं आपको, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मैंने कहा मान लो ये मीडियम है, म्यू वन बराबर
1 म्यू2 बराबर √3, ये कोई लाइट आई है, दिस पोलराइजिंग एंगल बताना। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ थीटा। बोल बेटा एक लाइन में बोल, बिना सॉल्व किए बोल, बिना पेन चलाए बोल, बोल कितना आएगा। तो मुझे दिख रहा है आंसर, क्या लिख रहा है कि tan थीटा p म्यू2 बाई म्यू1। म्यू2 वो है जिसमें लाइट बाद में गई है, म्यू1 वो है जिसमें से इंसिडेंट हुई है। तो दिस, तो यहां से आएगा tan थीटा p म्यू2 कितना बेटा, √3 बाई 1। तो थीटा p बराबर 60 डिग्री। दैट इज आंसर। होपफुली आप समझ गए होंगे ना। क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, अगर फॉर्मूला याद है, अगर कॉन्सेप्ट याद है, तो पोलराइजेशन में कोई ऐसा क्वेश्चन ही नहीं बनता जो आंसर ना किया जा सके। अच्छा देखो एक और, एक भी क्वेश्चन आपका अनआंसर्ड नहीं रहेगा। चल एक क्वेश्चन और पोरली सॉल्व करना है भाई, पक्की बात है ना। आ जाओ, क्वेश्चन ये आता है, जैसे मान लो कि ये कोई लाइट ऐसे आई, दिस इज द पोलराइजिंग एंगल थीटा p, और मैंने कहा ये म्यू1 है 1, म्यू2 की वैल्यू √2 है। व्हाट इज द √2 ले लेते हैं ताकि कोई स्टैंडर्ड एंगल आ जाए। दिस इज 3/4। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ थीटा p। चलो फॉर्मूला बोलो, क्या फॉर्मूला है भाई, tan थीटा p म्यू2 बाई म्यू1। तो अगर मैं लिखूंगा यहाँ पे tan थीटा p, म्यू2 कितना है 3/4 डिवाइड बाई 1 ये रहेगा। तो वो थीटा p बराबर 37 डिग्री। आई होप अगर न्यूमेरिकल डाटा देकर के पूछा जाएगा तो आप कंफर्टेबल होंगे। बाकी और किसी को कोई डाउट होगा तो पक्का कमेंट करेगा ना, मैं जवाब दूंगा। एक क्वेश्चन और है जो ज्यादा जगह पे मैं देखता हूँ पूछा जाता है, वो भी करा देता हूँ। देखो क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहा जाता है ऐसे कि मान लो कि ये दो मीडियम है, ऐसे मान लो कि एक लाइट आई है यहाँ पे और ये एंगल थीटा है, ठीक है। तो लाइट यहाँ पे आई होगी तो ये लाइट ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई होगी, थीटा ना कहकर के इसे आई कह लेते हैं, आई है, ये एंगल आर है, और ये लाइट इधर रिफ्लेक्ट होकर के गई होगी, जिसको आर बोल दिया, जिसको आर डैश। आई होप आप बात समझ गए होंगे ना। और अपन बोल देते हैं इधर म्यू बराबर बेटा 1 है, और म्यू1 बराबर 1, म्यू2 बराबर कुछ म्यू मान लो कुछ ऐसा। और अगर और अच्छा करना है तो कुछ डाटा ले लेते हैं, जल्दी से आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन में पूछा जाता है कि एक एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज हाफ ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस, देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ आर डैश इन टर्म ऑफ आर, आर के टर्म में उसकी वैल्यू पूछी जाती है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, आपसे क्वेश्चन में दिया रहेगा कि ये आई जो है वो पोलराइजिंग एंगल है, दिस इज द एंगल ऑफ पोलराइजेशन। ये एंगल ऑफ पोलराइजेशन। तो अगर एंगल ऑफ पोलराइजेशन पे लाइट आई है मेरे प्यारे बच्चे, तो अगर ये एंगल आर डैश है तो बोल ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा 90 माइनस आर डैश। बिल्कुल सिंपल सी बात है, ठीक है। अपन ऐसे लिख सकते हैं,
और अगर अपन यहां से यहां तक स्नेल्स लॉ लगाएं तो क्या हो जाएगा, 1 साइन आई इज इक्वल टू म्यू साइन 90 माइनस डेस। आई होप आपको बात समझ में आई होगी। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज हाफ ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको पूरे को अपन अभी आर ही मान लेते हैं, दिस ऐसे। तो अगर इसे r मान लेंगे तो देखो मैं 90 माइनस आर डैश को भी थोड़े समय के लिए r लिख देता हूं, बाद में जरूरत पड़ने पे। अगर इसे सॉल्व करेंगे तो देखो कितना आ जाएगा, दिस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस का हाफ है। पक्की बात है ना। तो यहां से अगर इसको लिखेंगे तो साइन आई इज इक्वल टू दिस इज म्यू साइन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन r इज आई बाई 2, क्योंकि हाफ है उसका, आई बाई 2। तो यहां से आया 2 साइन आई इज इक्वल टू म्यू 2 साइन आई बाई 2 इंटू कॉस आई बाई 2 इज इक्वल टू म्यू साइन आई बाई 2। आई होप आपको बात समझ में आएगी। कुछ नहीं किया, यहाँ हाफ एंगल फॉर्मूला, तो साइन आई बाई 2 साइन आई बाई 2 को बताइए देते कितना है मेरे प्यारे बच्चे, cos आई बाई 2 इज इक्वल टू म्यू बाई 2। तो आई बराबर आया 2 cos इनवर्स म्यू बाई 2। पक्की बात है ना। cos इनवर्स हो गया म्यू बाई 2, जो से नीचे लिख दिया, दिस इज द आई। तो अगर ये अपने पास आ चुका है तो अब r डैश की वैल्यू तो पता चल जाएगी। कैसे, क्योंकि अगर ये i है तो i तो r डैश के बराबर होगा। तो i की वैल्यू अगर देखेंगे r डैश की वैल्यू, तो i बराबर r डैश बराबर 2 cos इनवर्स म्यू, दैट इज द आंसर। पक्की बात है। हमसे क्या पूछा था, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हाफ ऑफ द बोल रखे हैं इंसिडेंट एंगल, देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ r डैश। ये r डैश। अब क्वेश्चन कह रहा है कि हमें r डैश बताओ दिस एंगल, और हमने निकाल लिया यहाँ से क्योंकि i की वैल्यू r डैश के बराबर, दिस इज द आंसर। आया बात समझ में। फिर से बोलता हूँ, लाइट आ रही है पोलराइजिंग एंगल पे, कह रहा है ये एंगल इस एंगल का डबल है, मैंने इसको r मान लिया, लिखेंगे तो वो 90 माइनस r डैश। मैंने कहा यहाँ से हम एक बार स्नेल्स लॉ 1 साइन आई बराबर म्यू साइन r, दिस r की जो वैल्यू है उसकी आधी है, तो यहाँ कर दिया दिस आई बाई 2। यहाँ पे हाफ एंगल फॉर्मूला लगा दिया, साइन आई बाई 2 साइन आई बाई 2 कट गया, तो यहाँ बचा 2 cos आई, दिस को 2 को नीचे भेजा तो म्यू बाई 2 हो गया। और i की वैल्यू निकालेंगे तो दिस आई। हमसे r डैश की वैल्यू पूछा हुआ था, r डैश की वैल्यू को मैंने कहा i के बराबर होगा, दैट इज द आंसर, लिख दिया, काम खत्म। पक्की बात है। आई होप आप कंफर्टेबल होंगे। तो चलो, तो ये तो रहा आपका थोड़ा सा ब्रूस्टर लॉ पे क्वेश्चन। थोड़ा सा और बात करते हैं इसमें। ये जो एंगल ऑफ पोलराइजेशन है ना बेटा, इसका क्रिटिकल एंगल से रिलेशन पूछा जाता है। और जो करके देखें, आपने क्रिटिकल एंगल पढ़ा होगा, बताओ क्रिटिकल एंगल क्या है। सब लोग बताओ मुझे ईमानदारी से, व्हाट इज क्रिटिकल एंगल। देखो, जैसे मान लो क्वेश्चन के फॉर्म में मैं आपसे पूछ लेता हूं कि मान लो कि ये कोई एक मीडियम है, दिस इज कॉल्ड एज म्यू रेयर, दिस इज कॉल्ड एज म्यू डेंसिटी। तो मैंने कहा कि एक लाइट ऐसे आ रही है यहाँ पे थीटा पे क्वेश्चन पूछ लिया, फाइंड आउट रिलेशन बिटवीन थीटा पी एंड थीटा सी। थीटा पी इज द पोलराइजिंग एंगल, थीटा सी इज द क्रिटिकल एंगल। चलो बताओ क्या है, एक लाइन में लिख देंगे मेरे बच्चे, क्या आएगा। क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला क्या होता है आप बताओ जरा। चलो आप टाइप करके लिखो कि क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, ऑप्टिक्स में पढ़ाएंगे। तो अगर इसे लिखेंगे, देखो मैं लिख देता हूं ना, तो सोल्यूशन
क्रिटिकल एंगल होता है साइन थीटा सी म्यू आर बाई म्यू आर। आपने पढ़ा होगा क्रिटिकल एंगल ऐसे लिखते हैं, छोटी वाली वैल्यू डिवाइड बाई बड़ी वाली। कोई म्यू रिलेटिव रिलेटिव नहीं याद करना। मैं देखता हूँ बुकों में बहुत सारा टफ फॉर्मूला गिवन है, बच्चे याद करते रटते रहते हैं, कुछ नहीं रखना। छोटी वाली डिवाइड बाई बड़ी वाली, कुछ भी दिया हो, चाहे भी दिया हो म्यू दिया हो कुछ भी दिया हो, छोटी वाली वैल्यू को ऊपर रखो, बड़ी को नीचे। बताइए क्यों? क्योंकि साइन की वैल्यू एक से ज्यादा नहीं हो सकती। पक्की बात है ना, लॉजिकल है। और बोल tan थीटा भी कितना है? tan थीटा भी कैसे लिखते हैं ना, म्यू टू बाई म्यू वन, म्यू डी बाई। तो इसको उठाकर क्या सेट कर देते हैं ना, देखिए इसको ऐसे नहीं लिख सकते बेटा, tan थीटा भी 1 अपॉन म्यू आर बाई म्यू डी लिख सकते हैं ना, म्यू आर बाई म्यू डी। और वो म्यू आर बाई म्यू डी की जगह क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा सी tan थीटा भी 1 अपॉन साइन थीटा सी। साइन थीटा सी को ऊपर ले जाएंगे क्या आएगा, tan थीटा पी, ये ऊपर जाएगा तो ये आएगा cosec थीटा सी। तो बोलो थीटा पी बराबर tan इनवर्स cosec थीटा सी। आई होप आपको रिलेशन समझ में आया होगा। पक्की बात है ना? फिर से समझाना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चे। साइन थीटा से ऐसे लिखते हैं, म्यू आर बाई म्यू डी, छोटी वाली डिवाइड बाई बड़ी। इस केस में tan थीटा भी ऐसे लिखेंगे, म्यू म्यू टू डिवाइड बाई म्यू वन। इसको ऐसे लिख सकते हैं ना उल्टा करके, tan थीटा भी ऐसे उतार लिया, इसके यहाँ नीचे 1 अपॉन साइन थीटा से ऊपर कर दिया तो tan थीटा भी कर लिया। पक्की बात है, समझ गए हो? एक क्वेश्चन और पूछता हूँ तुमसे, आ जाओ। अगर मान लो कि ऐसे होता, म्यू डेंसर ऊपर होता, म्यू नैरो नीचे होता, और लाइट अगर ऐसे आती मेरे प्यारे बच्चे, मैं कहता ये पोलराइजिंग। अब रिलेशन कैसा होगा, यहाँ क्वेश्चन लिखता हूँ, फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन थीटा पी एंड, बोल तुरंत बता दे बेटा। स्क्रीन को पॉज कर लो, सॉल्व करो। क्या लिखेंगे बोलो? तो पहले साइन थीटा से लिख लेते हैं। देखो साइन थीटा सी क्या होता है, छोटी वाली वैल्यू डिवाइड बाई बड़ी, ये पढ़ाएंगे। और बोलो पोलराइजिंग एंगल क्या होगा, tan थीटा पी। ये कैसे लिखेंगे, म्यू टू डिवाइड बाई म्यू वन। अरे नीचे टू है बराबर, तो क्या लिखेंगे, म्यू आर बाई म्यू डी। इस केस में अगर लिखेंगे tan थीटा पी तो यह हो जाएगा साइन थीटा सी, यानी थीटा पी इज इक्वल टू tan इनवर्स। तो आपको देखना पड़ेगा ना कि रिलेशन कब पूछा हुआ है। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो कोई रॉकेट साइंस नहीं पढ़े यार, दोनों फॉर्मूले को मर्ज करना सिखाया है। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आई एम हियर, कोई दिक्कत नहीं है। एक क्वेश्चन करके देखें, आ जाओ, डाटा ले लेंगे और क्या करेंगे इसमें। डाटा, क्या डाटा होगा, जैसे मान ली मैंने कह दिया कि एफ थीटा पी बराबर 60 डिग्री, देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ थीटा सी। क्रिटिकल एंगल बताओ, तो बोलो, आप बोलो एक लाइन में, थीटा पी 60 है तो थीटा सी कितना है, कैसे सॉल्व करेंगे, सोल्यूशन।
बोलो tan थीटा p बराबर कितना था, म्यू टू, ये फॉर्मूला था। तो tan थीटा p कितना दिया बेटा, tan 60, दिस इज म्यू टू बाई म्यू, tan 60 होता है √3/1। अब देख इस म्यू टू म्यू वन को मैं जनरलाइज करूँ, ये लिखा है √3/1, इसका मतलब म्यू डी ऊपर है, नीचे क्या लिखा हुआ है म्यू आर। अरे डेंसर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, रेयरर का कम होगा, तो लिखा है √3/1, इसका मतलब है म्यू डी ऊपर है और म्यू आर कहाँ है, नीचे। पक्की बात है ना, समझ गए होंगे। इसका मतलब मुझे म्यू डी बाई म्यू आर की वैल्यू पता चल गई, यानी मैं लिखूं ये आ जाएगा 1/√3। और ये वैल्यू क्या होती है, साइन थीटा सी। ओहो, साइन थीटा सी यानी निकल के आया 1/√3। तो मजा ही आ गया आपको। क्या मजा है भाई, कि थीटा सी इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1/√3। आई होप आपको कॉन्सेप्ट पता चल चुका होगा कि कैसे इसे हैंडल करना है। कि अगर थीटा सी दिया है तो थीटा पी कैसे निकाल लेंगे, और थीटा पी गिवन है तो थीटा सी कैसे निकालेंगे। दिस इज कॉल्ड एज ब्रोच थ्योरम। तो मैं एक लाइन में सारे कॉन्सेप्ट को समराइज कर देता हूँ। म्यू बराबर tan थीटा पी याद कर लेना, ये अपने पास यहाँ पे कई जगह डायरेक्ट लिख दिया जाता है म्यू बराबर tan थीटा पी, क्योंकि म्यू रेयर को 1 मान लेते हैं। आप जनरलाइज कर दो कि tan थीटा पी बराबर म्यू टू बाई म्यू वन। पक्की बात है। रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड दोनों परपेंडिकुलर जब पोलराइजिंग एंगल पे है। और अगर थीटा सी से थीटा पी का रिलेशन पूछा है तो उसे रटना नहीं है, समझ लेना है कि साइन थीटा से लिखा जाता है छोटी वाली डिवाइड बाई बड़ी वाली, और tan थीटा पी कैसे लिखा जाता है म्यू टू बाई म्यू वन, दोनों को मर्ज कर देंगे, आंसर आ जाएगा। पक्की बात है। तो मैं मान के चल रहा हूं कि आप समझ गए। थोड़ी सी बात और करते हैं ना। देखो हमने पोलराइजेशन के दो मेथड देखे, एक पोलराइजर से और एक कैसे, रिफ्लेक्शन से। पोलराइजेशन के और भी मेथड है बेटा, जैसे कि टर्मलिन क्रिस्टल से, जैसे कि मल्टीपल डिफ्रैक्शन से, स्कैटरिंग से, निकोल प्रिज्म से, ये सब तरीके हैं। बट ये आपका सिलेबस नहीं है। लिखने को मैं मेथड लिख देता हूँ बट आपको पढ़ना नहीं है। आपका चैप्टर धूमधाम से मैंने खत्म किया हुआ है। तो वेव ऑप्टिक्स आज के लेक्चर में फिनिश हो रही है, बट उससे पहले मैं मेथड लिख देता हूँ। आ जाओ। तो शायद हमने ये लास्ट में किया था, ये मिटा देना चाहिए। देखो तो क्या लिखना चाहिए बोलो, हेडिंग क्या डालो, मेथड ऑफ पोलराइजेशन। पोलराइजेशन के मेथड पे बात करेंगे। क्या क्या है, मल्टीपल रिफ्रैक्शन। अगर मल्टीपल रिफ्रैक्शन करवाया जाए लाइट का तो पोलराइज हो जाएगी। कैसे सर, क्योंकि अभी अभी हमने देखा था ना ये कि लाइट ऐसे आई थी, जब इधर गई थी तो इसमें से परपेंडिकुलर कंपोनेंट थे, जो पास होकर के गई थी रिफ्रैक्ट होकर के उसमें दोनों आ गए थे। तो सोचो अगर कई बार रिफ्रैक्ट करवाएं फिर परपेंडिकुलर वाला खत्म होते होते जीरो नहीं हो जाएगा, तो मल्टीपल रिफ्लेक्शन से हो जाएगा। पक्की बात है ना, समझ गए। आपको नाम थोड़ा सा याद कर लेना है। दूसरा क्या हो सकता है, बाई स्कैटरिंग, बाई स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है। और क्या हो सकता है, निकोल प्रिज्म। चलो उसका भी लिख लें, बाई निकोल प्रिज्म। ये एक डिवाइस है बेटा, निकोल प्रिज्म। आप चाहो तो पढ़ सकते हो बट मैं कहूंगा आपको कि रहने दो, इधर उधर एफर्ट ना लगाओ, अपने सिलेबस में लगाओ। और क्या होता है, बाई कैल्साइट क्रिस्टल।
बहुत सारे तरीके हैं। बाई टर्मलिन क्रिस्टल, टर्मलिन क्रिस्टल। तो इतने सारे मेथड हैं लाइट को पोलराइज करने के। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा लगाते ना। तो मैंने तो आपके सिलेबस से यहाँ तक पढ़ा दिया। ये मेथड मैंने आपको बता दिया कि वेरियस और है जो कि आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट अगर आप चाहो तो पढ़ सकते हो। लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा नहीं पढ़ना है, अपने को पूरी तरीके से जेई और नीट के सिलेबस पे स्टिक रहना है ना। तो बहुत अच्छे बच्चों, हमने वेव ऑप्टिक्स कंप्लीट किया ना। पूरा लेक्चर मैंने सीक्वेंस में वेव ऑप्टिक्स का बिना एक भी टॉपिक छोड़े हुए नीट जेई और बोर्ड को ध्यान में रखते हुए बनाया। ठीक है, आप लेक्चर देखो, आपको जो डाउट आए उसे कमेंट करो, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो हमें मेल करो। ठीक है, मैंने आपको मेल आईडी दी हुई है, इस पर कमेंट करो। और फिर भी अगर आपको कोई चैप्टर लग रहा है कि किसी चैप्टर में आपको ज़्यादा दिक्कत है, तो आप चैप्टर का नाम लिखो कमेंट बॉक्स में, आई एम हियर, मैं पढ़ाऊंगा उसे, और मैं गारंटी लेता हूँ कि जीरो डाउट होंगे। तो बाय, पढ़ाई करते रहो और अच्छी से मेहनत करो।